हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना। चलिए, बोर्ड की तैयारी की इसी सीरीज़ में और मैं आपको आज बताता हूं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। आज से लगातार आपको हर दिन एक एक चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। शॉर्ट मतलब वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय मतलब जो क्वेश्चन अक्सर 1 मार्क्स में या फिर आपके 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपको एक शब्द में या फिर एक लाइन में देना होता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का पहला चैप्टर है आज, समष्टि अर्थशास्त्र का परिचय। इस चैप्टर के कौन कौन से ऐसे वेरी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो पॉइंट टू पॉइंट लास्ट तक बने रहेगा। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर हर एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। टू पॉइंट हर एक क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन, 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है। ठीक है, 1936 में प्रकाशित कीन्स के ग्रंथ का क्या नाम है, तो आंसर क्या होगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसको आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं और इसको हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर, या फिर इस क्वेश्चन को इस तरह से पूछा सकता है कि द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट जो है किस वर्ष जो है पब्लिश की गई थी और किसके द्वारा, तो 1936 में किसके द्वारा, प्रोफेसर, इसका पूरा नाम है प्रोफेसर J.M. कीन्स के द्वारा। ठीक है ना, ध्यान में। और ये बुक है जिससे जो है पूरी अर्थव्यवस्था में AD एंड AS का कॉन्सेप्ट आया और रोजगार के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो आंसर होगा आपका क्या। देखिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक लाइन में कंप्लीट कर देना है, आपको कंप्लीट आंसर देना है, चाहे वो एक लाइन में है या 2 लाइन में है। ठीक है ना, जब तक उसका मीनिंग पूरा कंप्लीट ना हो जाए। जिस तरह से यहाँ पर दिया गया है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो आंसर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र की वह शाखा जिसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की संपूर्ण एवं सामूहिक समस्याओं का अध्ययन किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहा जाता है। ठीक है ना, कंप्लीट रट लीजिए, एग्जामिनेशन में बहुत पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, स्वतंत्र चार नहीं बेटा, यहाँ पर देखिए थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है यहाँ पर टाइपिंग वाले से, दैट इज स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर से आप क्या समझते हैं, तो आंसर क्या है, स्वतंत्र चर उन चरों को कहते हैं जिसके कारण दूसरे चरों में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि से उपभोग में वृद्धि होती है, यह राष्ट्रीय आय का स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए, लाइक करना सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्यापक चर किसे कहते हैं। व्यापक मतलब समझो, व्यापक मतलब विस्तृत, बड़ा, जिसको हम बृहद भी बोलते हैं, समष्टिगत चर भी बोल सकते हैं, समष्टि भी इसका नाम होता है। किसे बोलते हैं, अर्थव्यवस्था से संबंधित बड़े योगों, समूहों या औसतों को व्यापक चर कहा जाता है। चर मतलब वेरिएबल। ठीक है ना, जहाँ पर अर्थव्यवस्था से रिलेटेड पूरी सामूहिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात की जाती है, जैसे राष्ट्रीय आय हो गया, रोजगार हो गया, ठीक है ना, विदेशी विनिमय हो गया, भुगतान संतुलन हो गया, सामूहिक मांग, सामूहिक पूर्ति होगी, ये सब व्यापक चर के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा प्रवाह से आप क्या समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपने कहा, सोच रहे होंगे सर ने कहा था एक लाइन में देना, एक शब्द में देना, यहाँ पर तो 2-3 लाइन है। मैंने अभी एक चीज़ और बताया कि कंप्लीट आंसर देना है ताकि उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाए। तो मुद्रा प्रवाह से क्या आशा है, परिवार फर्मों को साधन सेवाएं प्रदान करते हैं, बदले में मुद्रा के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार फर्में परिवारों को वस्तुओं के बदले में मुद्राएं प्राप्त करती हैं। इस प्रकार से जो है मुद्राओं के साथ प्रवाह जो होता है उसे हम मुद्रा प्रवाह के नाम से जानते हैं। इसको एक छोटे से डायग्राम के साथ मैं आपको बताता हूँ तो अच्छा समझ में आ जाएगा। एक तरफ लेते हैं हम परिवार को और एक तरफ लेते हैं फर्म को। फर्म वाले वस्तुओं सेवाओं का प्रयोग करते बदले में परिवार वाले वस्तु सेवाओं का प्रयोग करते हैं, बदले में परिवार को क्या सौंपते हैं, बदले में परिवार को देते हैं मुद्रा भुगतान, मौद्रिक भुगतान, मुद्रा देते हैं। और फर्म वाले परिवार से क्या लेते हैं, साधन लेते हैं, साधन के प्रयोग के बदले में इनको देते हैं साधन भुगतान। क्या करते हैं, साधन भुगतान। साधन भुगतान में क्या आता है, रुपए में, मुद्रा में क्या जाता है, रुपए। ऐसे में रुपए का यानी कि मुद्रा का आपस में प्रवाह होना ही मौद्रिक प्रवाह के नाम से जाना जाता है। राइट, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7, 2 क्वेश्चन एक साथ। तो सबसे पहला 6, प्रवाह किसे कहते हैं।
वे आर्थिक चर जिनका संबंध एक समयकाल से होता है उसे प्रवाह कहते हैं, मतलब एक समय अंतराल से लेके इससे संबंधित होता है, सुबह से लेके शाम तक। या फिर जैसे हम बात करते हैं इनकम की, आय की माप कैसे करते हैं, जैसे आपकी प्रति माह इनकम क्या है, प्रति माह आता है, यानी कि प्रति माह हो जाएगा या प्रतिदिन हो जाएगा, प्रतिवर्ष हो जाएगा। इस प्रकार से जिस चरों को मापा जाता है उसी चरों को हम क्या बोलते हैं, प्रवाह कहते हैं, राइट। दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं, वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। इससे पहले मैंने मौद्रिक प्रवाह के बारे में बताया। वास्तविक प्रवाह का मतलब होता है परिवारों से और फर्मों से वास्तव में भौतिक वस्तुओं का प्रभाव। परिवारों से फर्मों को क्या आता है, साधन सेवाएं आती हैं। क्या आती हैं, साधन सेवाएं, जैसे होगी भूमि, जैसे पूंजी, जैसे श्रम आदि। उसी तरह फर्म वाले क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं साधनों का, और उसके बदले में जो है वस्तुएं या फिर सेवाओं का उनको देते। इस प्रकार से साधनों के बदले में वस्तु और सेवाओं का जो लेन देन होता है उसे हम वास्तविक प्रवाह के नाम से जानते हैं। सिंपल से देखिए, परिवारों से फर्मों को साधन सेवा और फर्मों से परिवारों को वस्तु और सेवाओं को प्रभाव वास्तविक प्रवाह कहलाता है। ठीक है, डाउट होता है इसके बाद भी ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक अर्थव्यवस्था के 3 प्रमुख क्षेत्रों के नाम बताइए। किसी भी अर्थव्यवस्था में, ठीक है ना, किसी भी अर्थव्यवस्था की अगर प्रमुख अर्थव्यवस्था की बात करें तो 3 क्षेत्र की बात करें। देखिए उत्पादन के क्षेत्र अलग होते हैं, खाली क्षेत्र सेक्टर, तो 3 क्षेत्रों की बात करें। 3 क्षेत्र होता है परिवार, उत्पादक और सरकार। परिवार को शॉर्टकट में हम क्या बोलते हैं, सी। उत्पादक को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, और सरकार क्या होता है, जी। ये 3 क्षेत्र आर्थिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के क्या अभिप्राय है। द्विक्षेत्र जहाँ पर उत्पादन के 2 ही क्षेत्र होते हैं, अर्थव्यवस्था के केवल 2 ही क्षेत्रों को प्रमुखता इसमें शामिल किया जाता है, और इसमें दो क्षेत्र आते हैं, वो होता है परिवार और उत्पादक, पारिवारिक क्षेत्र और उत्पादक क्षेत्र। ठीक है, इसको हम द्विक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। बेसिकली ये जो है आपकी कौन सी अर्थव्यवस्था में होता है, बंद अर्थव्यवस्था में, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में विदेशों के साथ जो है व्यापार नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति को हम बंद अर्थव्यवस्था के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पूंजीगत स्टॉक किसे कहते हैं, या फिर आप पूंजीगत स्टॉक से क्या समझते हैं। पूंजीगत स्टॉक का मतलब होता है एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है। जैसे कच्चा माल हो गया, निर्मित माल हो गया, अर्धनिर्मित माल हो गया, ये सब चीज़ें हमारा पूंजीगत स्टॉक। मतलब क्या होता है, ऐसी वस्तुएं जो टिकाऊ या गैर टिकाऊ दोनों कैटेगरी में आती हैं, लेकिन किसी न किसी तरह के पूंजीगत वस्तुओं की मात्रा में वृद्धि करती है, उसे हम पूंजीगत स्टॉक के नाम से जानते हैं। दैट इज नोन एज कैपिटल स्टॉक इन इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक सहायता किसे कहते हैं। आर्थिक सहायता, बड़ा आर्थिक सहायता मतलब समझते हो ना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्सिडीज, ठीक है ना, सब्सिडीज। अब ये सब्सिडीज क्या होता है, सरकार के द्वारा उत्पादकों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता। परिवार उत्पादक क्या आर्थिक सहायता अक्सर परिवारों को भी दिया जाता है, सब्सिडी दी जाती है। जैसे एलपीजी पे सब्सिडी होती है, अब तो फिलहाल नहीं है, 15 रुपये की सब्सिडी आती है, खाद पर सब्सिडी आती है। मतलब जो उसके बाजार मूल्य होता है, बाजार मूल्य पर सरकार कुछ छूट देती है, सरकार के द्वारा पेमेंट किया जाता है, तो उसे हम सब्सिडी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, ये सरकार द्वारा उत्पादकों को प्रदान की गई आर्थिक सहायता है। इसका उद्देश्य वस्तु की कीमत को कम रखना होता है, ठीक ना। उत्पादकों को सब्सिडी प्रदान की जाती है, यानी कि मान लीजिए किसी वस्तु की जो है उसके एमआरपी जो है कितने रुपए, 500 रुपये है। सरकार ने कहा कि 10% की सब्सिडी दी जाएगी। इसका मतलब होता है इसको वास्तव में लोगों को जो है 450 रुपये में मिलेगा। क्यों, क्योंकि 500 का 10% 50 रुपये होता है, तो 50 रुपये सरकार से आएगा उत्पादकों के पास, और बाकी जनता को 450 रुपये में मिले। ठीक है, उत्पादकों को पूरा पैसा मिल गया, जनता को वो सस्ते में मिल गया। दैट इज नोन एज सब्सिडी। क्वेश्चन नंबर 12, लाभांश किसे कहते हैं। लाभांश, लाभ का अंश। लाभ का वह भाग जो अंशधारियों को उनके अंश के बदले में दिया जाता है उसे लाभांश कहते हैं। ठीक है ना। अगर आपने किसी भी कंपनी का कोई शेयर परचेज किया है, जब भी कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट में से आपको एक हिस्सा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, हिस्सा दिया जाएगा, जिसको बोलते हैं अंश। उतना हिस्सा दिया जाएगा जितने शेयर आपके पास है, ठीक ना। तो इस हिस्से को ही हम क्या बोलते हैं, लाभ का एक हिस्सा जो अंशधारियों को उनके शेयर के बदले में मिलता है, उसे हम लाभांश के नाम से जानते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13, हस्तांतरण भुगतान किसे कहते हैं? हस्तांतरण भुगतान को इंग्लिश में बोलते हैं हम ट्रांसफ़र पेमेंट्स, ठीक है ना। क्या बोला जाता है? ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहा जाता है, ठीक है ना। और ये एक तरफा होता है, एक मतलब इसके बदले में कोई साधन या कोई सेवा वगैरह नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान से ऐसे भुगतान से जिसे प्राप्त करने वाला बदले में कोई सेवा प्रदान नहीं करता है। फॉर एग्जांपल हम बात करें पेंशन के बदले में कोई से, फॉर एग्जाम्पल हम बात करें स्कॉलरशिप, जिसको हिंदी में बोलते हैं वजीफ़ा, ठीक है ना। जैसे वृद्धा पेंशन होता है, ये सब चीज़ें वजीफ़ा, जैसे स्कूलों को स्कॉलरशिप वगैरह दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे दान, इस प्रकार के भुगतान को हम हस्तांतरण भुगतान के नाम से जाना जाता है। इनके बदले में किसी प्रकार की सेवा या वस्तु की प्राप्ति नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 14, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की अवधि क्या थी? आर्थिक मंदी जो आई थी विश्व में, उसकी अवधि क्या थी? सिंपल सा याद रखना, एक डेट 1929 से लेकर 1933 का दौर आर्थिक मंदी का था, वो भी विश्वव्यापी, पूरे वर्ल्ड में ये इसका इफेक्ट पड़ा था। क्वेश्चन नंबर 15, फर्म एवं उद्योग में क्या अंतर है? बेसिकली हम ये मान के चलते हैं फर्म ही उद्योग नहीं, वो एकाधिकार में होता है, लेकिन फर्म और उद्योग में एक डिफरेंस होता है। फर्म का मतलब होता है एक व्यक्तिगत इकाई, जहाँ पर केवल एक ही इकाई के बारे में कहते हैं, और सभी फर्मों के द्वारा, सभी फर्मों का जो मिश्रित जो टोटल होता है, जो उनके समूह होता है, उस समूह को जो है हम जो है उद्योग के नाम से जानते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धी वस्तुएं, निकटतम वस्तु, किसी प्रकार की वस्तु आ सकती हैं, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, ठीक है ना, होंडा क्या एक फर्म है, लेकिन अगर हमने होंडा, सुजुकी, ठीक है ना, टाटा, महिंद्रा सबको मिला दिया तो ये कार उद्योग बन जाए, क्योंकि इसमें सभी प्रकार की कंपनियों को जोड़ दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समष्टिगत अर्थशास्त्र का क्षेत्र क्या है? क्योंकि एक नंबर में पूछा जाता है तो वो बहुत डिटेल से बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। 2-3 बता दीजिए, लेकिन मैंने लगभग 6 के 6 सारे क्षेत्र पर लिख दिए, कोई भी आपको अच्छा लगता है वो लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समष्टिगत अर्थशास्त्र के प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत, सामान्य कीमत स्तर का सिद्धांत, मुद्रापूर्ति का सिद्धांत, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत, ये सारे जो है समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र है। इसका मतलब ये सारे चीज़ें समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अध्ययन की जाती है। ओके। क्वेश्चन नंबर 17, समष्टि अर्थशास्त्री विरोधाभास क्या है? विरोधाभास क्या होता है? विपरीत होना। तो समष्टि आर्थिक विरोधाभास का मतलब होता है, समष्टि आशय यह है कि जो बात व्यक्तिगत स्तर पर सही है, आवश्यक नहीं है कि वह समष्टिगत स्तर पर भी सही हो। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, मान लीजिए किसी अर्थव्यवस्था में अगर कहा जाए एक व्यक्ति अगर बचत करे, कहते हैं बचत करना जरूरी है, हर कोई कहता है बचत करो भाई, बचत करो, पैसे बचाओ, तो सही है, मान लो हर आदमी पैसे, लेकिन वहीं पर अगर पूरी अर्थव्यवस्था के हर एक आदमी पैसा बचाना शुरू कर दे तो वो सही नहीं है, क्योंकि हर एक आदमी पैसा अगर बचाना शुरू कर दिया तो अर्थव्यवस्था में निवेश कैसा होगा, अर्थव्यवस्था के मांग में वृद्धि कैसी होगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जो चीज़ समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र के लिए सही है जरूर नहीं। एक और एग्जांपल समझिए, मान लीजिए आप बैंक से पैसे निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, एक आदमी बैंक से पैसे निकाल रहा है, अपने पैसे को बैंक से निकाल रहा है, ठीक है, मान लो उसने 1 लाख रुपए निकाला, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सोचिए कि अगर बैंक से एक ही दिन जो है 50 करोड़ लोग जाके अपने खाते से 1-1 लाख रुपए निकालना शुरू कर दे, तो सोचिएगा अर्थव्यवस्था का क्या हाल होगा। क्या बैंक के पास इतना पैसा अवेलेबल है कि 50 करोड़ लोग अपने खाते से 1-1 लाख रुपए निकालना शुरू, जिनका उनके खाते में जमा है? पॉसिबल नहीं है, अर्थव्यवस्था पूरी डब हो जाएगी। मतलब एक व्यक्ति का निकालना सही है, लेकिन सारे व्यक्तियों का निकालना सही है। मतलब व्यक्तिगत स्तर में जो सही होता है जरूर नहीं है वो समष्टि स्तर पर सही हो। इसी को बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्रीय विरोधाभास। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र परस्पर अर्थशास्त्र पूरक है या प्रतियोगी? क्या बताना कि ये दोनों एक दूसरे की पूर्ति करते हैं या फिर एक दूसरे के प्रतियोगी है? तो ध्यान में रखिएगा, समष्टि व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के पूरक है, क्योंकि व्यक्तिगत समस्या को अध्ययन करके ही समष्टिगत अर्थशास्त्र का समष्टिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, और वहीं पर समष्टिगत समस्या का अध्ययन करके ही व्यष्टिगत अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। ये एक दूसरे के लिए पूरक का काम करती है, एक को छोड़ देंगे दूसरा समझ में नहीं आएगा, समष्टि को छोड़ देंगे व्यष्टि समझ में नहीं आएगा, ये दोनों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 19, उपभोक्ता सेवाएं क्या है? कंज्यूमर सर्विसेज।
उपभोक्ता सेवाएं वे सेवाएं होती हैं जो उपभोक्ता की आवश्यकताओं की संतुष्टि प्रत्यक्ष रूप से करती हैं। इसका स्वरूप एकल प्रयोग वाला ही होता है। इनका उत्पादन के साथ साथ भी होता है, मतलब उपभोक्ता सेवाएं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल खाने पीने का सामान है, सामान खा लिया, उपभोक्ता की सेवा होगी, उन मतलब उसकी भूख मिट गई, ठीक है ना। कार खरीद लिया, उपभोक्ता ने कार खरीद लिया, कार का यूज़ करे तो उपभोक्ता से, मतलब जिससे उपभोक्ता की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाए, जिन वस्तुएं सेवाओं की तरफ, उसे हम जो है उपभोक्ता सेवाओं के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, उत्पादक वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिन वस्तु का प्रयोग करके उत्पादन में दूसरी वस्तु का उत्पादन किया जाता है उन्हें उत्पादक वस्तु कहते हैं, जैसे मशीनें हो गई, औजार हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 21, विनियोग किसे कहते हैं? इसको निवेश भी कहा जाता है। विनियोग पूंजी निर्माण की एक प्रक्रिया है अथवा पूंजी के स्टॉक में वृद्धि की एक प्रक्रिया है। यूँ समझे, पूंजीगत वस्तुओं के स्टॉक में वृद्धि के लिए किया गया व्यय ही विनियोग कहलाता है। आपने कार खरीदी या आपने अपने फैक्ट्री काम के लिए आपने ट्रक खरीद लिया या ट्रैक्टर खरीद लिया, तो अगर आपने पूंजीगत वस्तुओं को वृद्धि किया, उसके लिए जो भी खर्च करेंगे उसे हम विनियोग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, मूल्यह्रास क्या है? के है, देखिए गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, के नहीं, मूल्यह्रास क्या है? स्थिर वस्तु की मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास कहा जाता है। मूल्यह्रास लगातार उपभोग होने के कारण घिसावट, सामान टूट-फैट या उत्पादन की मांग में होने वाली कमी से हुई हानि को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं क्या है? अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनका उपभोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय या कम के लिए किया जाता है, उसे उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे कपड़े हो गई, ठीक है, नोटबुक्स हो गई, ये सब अर्ध टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं हैं। ठीक है, क्योंकि इनका प्रयोग बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता और वो जल्दी भी खराब नहीं होता। 24, आय के चक्रीय प्रवाह को परिभाषित कीजिए। आय का चक्रीय प्रवाह क्या है? ठीक है ना, अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय तथा व्यय का जो निरंतर प्रवाह होता है उसे आय का चक्रीय प्रवाह कहते हैं। इस प्रवाह का ना कोई अंत होता है ना कोई आरंभ होता है। चक्रीय प्रवाह मतलब सबसे पहले फर्म जो है परिवारों से क्या लेते हैं? साधन लेते हैं, और साधनों का सेवाओं का प्रयोग करके वो लोग क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं, वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करने के बाद, ठीक है ना, उससे क्या होती हैं? उत्पादन को करेंगे, सामान को बेचेंगे, बेचने से उनको साधन सेवा प्राप्त होती है, यानी कि उनको आय की प्राप्ति होती है। क्या होती है? आय की प्राप्ति। जैसे उनके आय की प्राप्ति होगी, उस आय का प्रयोग वो किस लिए करेंगे? व्यय के लिए करेंगे, और ये जो व्यय होती है, व्यय दोबारा से उत्पादन को जन्म दे। इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में उत्पादन, आय और व्यय, इनका एक चक्र प्रवाह चलता रहता है। इसी प्रवाह को हम आय का चक्रीय प्रवाह के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, आय का रिसाव क्या है? रिसाव, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा, आय का वह भाग जो आय के चक्रीय प्रवाह में वापस खर्च नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था में एक जगह दबा हुआ रहता है, उसे हम आय का चक्रीय प्रवाह रिसाव कहते हैं। जैसे बचत हो गया, कर हो गया, आयत आदि को आय का रिसाव कहते हैं, क्योंकि इस प्रकार से अगर बचत किया जाता है तो वो पैसा अर्थव्यवस्था द्वारा, टैक्स लगाया जाता है, वो अर्थव्यवस्था में दोबारा कब आएगा पता नहीं। तो इस प्रकार से इसको आय का रिसाव, क्योंकि वो आय के चक्रीय प्रवाह से इसको बाहर चला जाता है, निकल जाता है। ठीक है, तो कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन? आपके लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है? आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ठीक है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, क्योंकि हर दिन आपको हर एक चैप्टर का जो है क्या मिलेगा? अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का सिलसिला मिलेगा, ठीक है ना, जो शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। आप जिस भी बोर्ड में हो, शॉर्ट क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे ही शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र के, उसके बाद मैं आपको फुल चैप्टर रिवीजन, 1 शॉर्ट रिवीजन करवाना शुरू करूँगा। थैंक यू एवरीवन।